नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे सामने एक सरकारी दस्तावेज है, रेल मंत्रालय का एक सर्कुलर। अब पहली नज़र में ये किसी भी दूसरे सरकारी कागज़ की तरह थोड़ा सूखा लग सकता है, शायद बोरिंग भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम इसकी परतों को खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो रोज़ करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, उन करोड़ों लोगों को सुरक्षित रखने का अपना सबसे बड़ा वादा कैसे निभाता है। तो ये दस्तावेज जो 26 नवंबर 2025 का है, हमें 2026 के लिए भारतीय रेलवे के सुरक्षा प्लान की एक अंदरूनी झलक देता है। इसका विषय है इंटर रेलवे सुरक्षा ऑडिट निरीक्षण 2026। हम ये समझेंगे कि पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक टाइम टेबल को पढ़ना नहीं है, ये तो उस पूरे सिस्टम को डिकोड करने जैसा है जो लाखों लोगों की सुरक्षा की नींव है। सही। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या होता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये ऑडिट कौन लोग करते हैं, इनके नियम इतने सख्त क्यों हैं, और सबसे जरूरी बात, जब कोई कमी पकड़ी जाती है तो क्या सच में उस पर कोई कार्रवाई होती है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये रेलवे के आंतरिक चेक्स एंड बैलेंसेस की एक गहरी पड़ताल है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस दस्तावेज का जो दिल है वो एक बड़ी सी टेबल है। इसमें साफ साफ लिखा है कि 2026 में कौन सा रेलवे जोन किस दूसरे जोन की सुरक्षा की जांच करेगा। जैसे सेंट्रल रेलवे वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑडिट करेगा। ये तो ठीक है, समझ आता है, पड़ोसी हैं। हाँ, लॉजिकल लगता है। लेकिन यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प जोड़ियां भी हैं। मिसाल के तौर पर कोलकाता का छोटा सा मेट्रो रेलवे विशाल ईस्ट कोस्ट रेलवे का ऑडिट करने जा रहा है। अच्छा। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी गली क्रिकेट के खिलाड़ी को आईपीएल टीम का कोच बना दिया हो। मतलब ये सिर्फ पड़ोसियों की जांच नहीं है, ये एक राष्ट्रव्यापी योजना लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये इसका सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए इसे इंटर रेलवे ऑडिट कहते हैं। इंटर रेलवे। हाँ, इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना जरूरी है। सोचिए, अगर किसी स्कूल में टीचर को अपनी ही क्लास का पेपर चेक करने को कहा जाए तो जाहिर है कि वो थोड़ी नरमी बरत सकती हैं। हाँ, मतलब अपने ही बच्चे हैं। बिल्कुल। रेलवे इसी अपनेपन वाले पूर्वाग्रह से बचना चाहता है, जिसे हम कंप्लेसेंसी या आत्मसंतोष कहते हैं। अच्छा, तो ये तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी वाले रवैये को तोड़ने का एक तरीका है। ठीक यही। जब एक जोन के विशेषज्ञ दूसरे जोन का ऑडिट करते हैं तो कोई किसी पर तरस नहीं खाता। वे उन चीजों को भी पकड़ लेते हैं जिन्हें स्थानीय टीम शायद सालों से देखती आ रही हो और अब उन्हें वो गलती लगती ही ना हो। एक ताजा नजरिया। एकदम, वो एक ताजा नजरिया लेकर आते हैं। इस टेबल में और भी उदाहरण है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे सुदूर दक्षिण में सदर्न रेलवे की जांच करेगा। अरे वाह। कोंकण रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे के। मतलब भूगोल का कोई बंधन नहीं है। और ये भी देखिए कि पूरे साल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, मैंने देखा, जनवरी से जून और फिर जुलाई से दिसंबर। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार जांच हुई और फिर सब आराम से बैठ गए। तो ये दूसरा जोन जो जांच करने आता है, उसमें कौन लोग होते हैं? क्या वे किसी भी जूनियर अफसर को भेज देते हैं या इसके लिए भी कोई खास टीम बनाई जाती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और दस्तावेज इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ कोई भी ढिलाई नहीं है। टीम को बहुविषयक अंतर रेलवे सुरक्षा टीम कहा गया है। मल्टीडिसिप्लिनरी, मतलब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स। बिल्कुल, और ये कोई नौसिखिए नहीं होते। दस्तावेज कहता है कि सभी अधिकारी SAG यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के होने चाहिए। एक मिनट, SAG, ये सुनने में तो एक और सरकारी शब्द लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? ये कितना बड़ा पद है? इसे ऐसे समझिए कि ये जोन के सबसे अनुभवी और बड़े अधिकारियों में से हैं। अच्छा। ये वो लोग हैं जिनके पास पटरियों, इंजनों और सिग्नलिंग सिस्टम को संभालने का 20 से 25 साल का तजुर्बा होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है और अब वे पूरे सिस्टम को एक साथ देख सकते हैं। मतलब ये कोई जूनियर अधिकारियों की टीम नहीं है जो सिर्फ कागजों पर टिक मार्क करने आई हो। बिल्कुल नहीं। ये वो लोग हैं जो सिस्टम की नब्ज पहचानते हैं। और इसमें लिखा है कि टीम में ऑपरेटिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नलिंग सभी विभागों के लोग होंगे। लेकिन क्या इससे भ्रम नहीं पैदा होता? मतलब क्या सिविल इंजीनियर वाला अधिकारी सिग्नलिंग की खामियों को भी देखेगा? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि सिविल इंजीनियर सिग्नल के सर्किट को जांचे। तो फिर हर विशेषज्ञ अपने ही क्षेत्र की गहराई से जांच करता है। मैकेनिकल वाला लोको शेड और डिब्बों की जांच करेगा, सिविल वाला पटरियों की और सिग्नलिंग वाला अपने सिस्टम की। अच्छा, सब अपने अपने डोमेन में। हाँ, लेकिन वे रिपोर्ट एक टीम के रूप में एक साथ करते हैं।
इसका फायदा ये है कि रेलवे का कोई भी हिस्सा अनछुआ नहीं रहता। कभी-कभी एक विभाग की समस्या की जड़ दूसरे विभाग की प्रक्रिया में छिपी होती है। समझ गया। ये समग्र दृष्टिकोण उसी को पकड़ने के लिए है और दस्तावेज में साफ लिखा है, टीमों की संरचना में कोई अपवाद नहीं होगा। कोई जोन ये बहाना नहीं बना सकता कि उनके पास भेजने के लिए अधिकारी नहीं है। तो ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक टीम है जिसमें हर तरह के विशेषज्ञ शामिल हैं। दस्तावेज में एक संयोजक का भी जिक्र है जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर यानी पीसीएसओ होगा। इनकी क्या भूमिका है? संयोजक? हाँ। आप कह सकते हैं कि वो उस टीम का कप्तान होता है। पीसीएसओ उस जोन का सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारी होता है। अच्छा, हेड ऑफ सेफ्टी। हाँ, वह पूरी ऑडिट प्रक्रिया के आयोजन, समन्वय और अंत में रिपोर्ट जमा करने के लिए जिम्मेदार होता है। इससे जिम्मेदारी तय हो जाती है। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये स्पष्ट है कि जवाबदेही किसकी है। एक व्यक्ति, एक जिम्मेदारी। ये एक बहुत ही स्पष्ट कमांड संरचना बनाता है। ठीक है, अब बात और भी दिलचस्प होती जा रही है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक रूटीन चेक होगा, लेकिन अब नियमों की बात करते हैं। दस्तावेज में एक लाइन है जो मुझे बहुत चौंका रही है। कौन सी? इसमें कहा गया है कि ऑडिट का ध्यान प्रक्रियात्मक चूकों पर होना चाहिए, न कि केवल सामान्य निरीक्षण पर। इसका क्या मतलब है? ये सामान्य निरीक्षण से अलग कैसे है? ये इस पूरे दस्तावेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। ये मानसिकता में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। देखिए, सामान्य निरीक्षण का मतलब है टूटे हुए पुर्जों की तलाश करना। एक ढीला बोल्ट, एक टूटी हुई खिड़की, एक खराब सिग्नल। हाँ, जो नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये चीजें पकड़ना जरूरी है, लेकिन प्रक्रियात्मक चूक की जांच करना मतलब उस सिस्टम की जांच करना जिसकी वजह से वो बोल्ट ढीला हुआ। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। ये ऐसा है जैसे डॉक्टर सिर्फ ये ना देखें कि मरीज को बुखार है, बल्कि ये भी पूछें कि क्या आपने दवा सही समय पर खाई थी, क्या आपने परहेज किया था। अच्छा। रेलवे भी बीमारी यानी दुर्घटना की नहीं, बल्कि गलत आदतों यानी प्रक्रियाओं की जांच कर रहा है। क्या लोको पायलट ड्यूटी पर आने से पहले जो ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है उसका रिकॉर्ड ठीक से रखा जा रहा है? क्या ट्रैक की मरम्मत के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका अक्षरशः पालन हो रहा है? एक पुर्जा बदलना आसान है, लेकिन एक गलत प्रक्रिया या आदत को सुधारना मुश्किल है, पर ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वही गलत प्रक्रिया बार बार समस्याएं पैदा करेगी। ठीक कहा। वाह। तो वे समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि केवल लक्षणों का इलाज करने की। लेकिन उन लोगों का क्या जो पहले से ही अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? मतलब? दस्तावेज में उन जोन्स के बारे में भी लिखा है जो एक साल में 2 ऑडिट करने में विफल रहते हैं। उनके साथ क्या होता है? उन्हें जवाबदेह ठहराया जाता है। यहाँ भी एक बहुत मजबूत सिस्टम है। दस्तावेज कहता है कि 2026 का नया निरीक्षण शुरू करने से पहले उन सभी जोन्स को अपनी पिछली ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी। और उस पर क्या एक्शन लिया, वो भी? हाँ, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी। लेकिन क्या वाकई से फर्क पड़ता है? क्या रेलवे बोर्ड को कारण बताने से जोनल मैनेजर डरते हैं, या ये सिर्फ एक और ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी है? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से कहीं ज्यादा है। ये ऐसे समझिए कि आप अगली क्लास में तब तक नहीं जा सकते जब तक आप पिछली क्लास का होमवर्क और परीक्षा पास नहीं कर लेते। अच्छा। अगर कोई जोन अपनी पुरानी रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा नहीं करता तो वे 2026 का ऑडिट नहीं कर सकते, और ये सीधे रेलवे बोर्ड की नजर में आ जाता है। तो ये एक तरह का पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है। हाँ, कि कौन सा जोन अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर नहीं है। किसी भी बड़े अधिकारी के लिए ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि पुराने मुद्दों को कालीन के नीचे नहीं छिपाया जा सकता। उन्हें ठीक करना ही होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो मान लीजिए कि ऑडिट टीम को कुछ बड़ी खामियां मिलती हैं, दस्तावेज के शब्दों में असामान्यताएं और प्रणालीगत कमियां। इसके बाद क्या होता है? क्या वो रिपोर्ट एक मोटी सी फाइल में बंद होकर किसी अलमारी में धूल फांकने लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर यह प्रक्रिया आधुनिक और असरदार बनती है। पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और डिजिटल है। इसके 3 मुख्य चरण हैं। ओके। पहला, रिपोर्ट सीधे उस रेलवे के जनरल मैनेजर यानी जीएम को भेजी जाती है जिसका निरीक्षण किया गया है। यानी जोन के सबसे बड़े अधिकारी को। हाँ, ताकि उन्हें तुरंत पता चल जाए कि समस्या क्या है। कोई भी जानकारी नीचे के स्तर पर छिपाई नहीं जा सकती। ठीक है। और दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, संयोजक को वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर सेफ्टी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी सिम्स नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होती है।
सिर्फ एक हफ्ते में? सिर्फ एक हफ्ते का समय। ये सख्ती सुनिश्चित करती है कि रिपोर्ट में कोई देरी या हेरफेर ना हो। और तीसरा चरण? तीसरा चरण है अनुपालन। जिस जोन का निरीक्षण हुआ है उसे 30 दिनों के भीतर अपनी अनुपालन रिपोर्ट उसी पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। इस रिपोर्ट में उन्हें बताना होता है कि उन्होंने पकड़ी गई समस्याओं को कैसे ठीक किया है। सिर्फ 30 दिन? मेरे तो क्रेडिट कार्ड का बिल भरने की डेडलाइन भी इससे ज्यादा लचीली होती है। हाँ, ये वाकई बहुत सख्त है। लेकिन क्या इस सिम्स पोर्टल का वाकई इस्तेमाल होता है, या अब ये भी सिर्फ दिखाने के लिए है कि किस जोन का ऑडिट कब हुआ, क्या कमियां मिली और उन पर 30 दिनों में कार्रवाई हुई या नहीं? तो सब कुछ डिजिटल रूप से ट्रैक होता है। एकदम। इससे चीजों का फाइलों में गुम हो जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसी से जुड़ी एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात दस्तावेज में लिखी है। क्या? निरीक्षण करने वाले जोनल रेलवे को हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये नौकरशाही को कम करने और पूरी तरह से डिजिटल जवाबदेह सिस्टम पर भरोसा करने का संकेत है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने एक प्रशासनिक दिखने वाले शेड्यूल से शुरुआत की थी, लेकिन अब जो तस्वीर उभर रही है वो एक बहुत ही आधुनिक, सख्त और तकनीक पर आधारित प्रणाली की है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे दुनिया के सबसे जटिल परिवहन नेटवर्कों में से एक को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इसमें सहकर्मी समीक्षा, विशेषज्ञों का विश्लेषण और डिजिटल माध्यम से सख्त जवाबदेही सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो इसका भविष्योन्मुखी स्वभाव है। भविष्योन्मुखी कैसे? ये दस्तावेज 2025 के अंत में पूरे 2026 के लिए योजना बना रहा है। ये दिखाता है कि सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी दुर्घटना के बाद जागती है। ये एक निरंतर, पहले से नियोजित और सक्रिय प्रक्रिया है। प्रोएक्टिव, रिएक्टिव नहीं। बिल्कुल। और जैसा हमने चर्चा की, सिर्फ टूटे-फूटे सामान की जगह प्रक्रियात्मक चूकों पर ध्यान केंद्रित करना जोखिम को मैनेज करने का एक बहुत ही परिपक्व तरीका है। वे समस्या के डीएनए तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली बार सब कोई यात्री ट्रेन में बैठे तो वो ये सोच सकता है कि पर्दे के पीछे इस तरह की एक पूरी फौज है जिसका काम सिर्फ ये देखना है कि उनका सफर सुरक्षित हो। और ये काम सिर्फ भरोसे पर नहीं बल्कि इस तरह के सख्त ऑडिट सिस्टम पर चलता है। सही कहा। लेकिन इस पूरी प्रणाली को समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या सवाल? ये दस्तावेज सहकर्मी द्वारा सहकर्मी की जांच की एक बेहतरीन प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ये एक जोन के भीतर की कंप्लेसेंसी को रोकने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसी प्रणालीगत कमी है जो एक जोन में नहीं बल्कि देश के लगभग सभी रेलवे जोनों में मौजूद हो। मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम जो हर जगह हो। हाँ, अगर एक ही तरह की गलत प्रक्रिया का पालन हर जगह हो रहा हो, तो क्या एक जोन का ऑडिटर दूसरे जोन में जाकर उसे पकड़ पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसके लिए तो वो सामान्य प्रक्रिया होगी। ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी अखिल भारतीय प्रणालीगत कमियों को पकड़ने के लिए इस इंटर रेलवे ऑडिट के अलावा किसी पूरी तरह से बाहरी तीसरे पक्ष के दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है? ये सोचने वाली बात है।